Hello students, welcome to Convent English High School. I am your physics teacher Monica ma'am. In a previous lecture we studied about dimension formula of the physical quantity. Okay, in this lecture we use that dimension formula and solve some example. So start with example 2.15. Let us consider an equation 1/2 mv square is equal to mgh, where m is the mass of the body, v is the velocity, g is the acceleration due to the gravity and h is the height. तो क्या कह रहे हैं कि हमें एक इक्वेशन कंसिडर करना है जो कि है 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, जिसमें m क्या है तो कि मास ऑफ द बॉडी, v वेलोसिटी, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h हाइट है. चेक वेयर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. और हमें देखना है कि ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं. ठीक है, तो जैसे ही आप लोगों को याद ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, उसको देख के आपको कुछ लाइट होगी कि ये तो कहीं देखा सा है कि नहीं. तो कि हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एनर्जी हो, तो मैंने आपको याद करने को कहा था कि एनर्जी का डायमेंशन हमेशा क्या होगा 12-2, चाहे वो काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो कि कोई भी हो, 12-2 होगा. राइट, तो आपको याद आना चाहिए कि 1/2 mv स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का. mgh किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का. तो अब दोनों एनर्जी का फॉर्मूला तो कैसा था, डायमेंशन वाला सेम था, 12-2. तो हम सॉल्व करे बिना ही बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, दोनों का 12-2 होगा. राइट, पर अब इन्होंने कहा है कि डायमेंशनली करेक्ट करके दिखाओ, तो करेक्ट तो करके दिखाना पड़ेगा. तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन की LHS साइड से. तो इसको हम ऐसे अंडरलाइन कर लेते हैं. इसका LHS क्या होगा 1/2 mv स्क्वायर, RHS क्या होगा mgh. तो हम स्टार्ट करते हैं LHS से. डायमेंशन फॉर्मूला फॉर LHS. तो LHS में क्या है तो कि 1/2 mv स्क्वायर है हियर. अब ये जो 1/2 है वो तो नंबर है, तो 1/2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. हियर 1/2 इज अ कांस्टेंट, सो इट इज डायमेंशनलेस. तो वो कैसा हो जाएगा, डायमेंशनलेस होगा. ओके, तो फिर ये अगर ये डायमेंशन हो गया तो हमारे पास में बचा क्या, mv स्क्वायर. तो बात करेंगे mv स्क्वायर की. तो m क्या होता है, मास. तो मास का डायमेंशन क्या होगा, m1. ठीक है, v यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी का कितना था L1 t-1. ओके, स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देंगे. चलो इसको सॉल्व करेंगे तो m1, फिर L1 रेज टू 2 यानी कि L2, 2 जा 1, लेकिन कैसा हो जाएगा t-2 यहाँ पे ऐसे. तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, m1 L2 t-2 आ गया 12-2. चलो तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1. अब ये तो बात हो गई LHS की. अब किसकी देखेंगे, RHS की. डायमेंशन फॉर्मूला फॉर RHS. चलो RHS में क्या लिखा हुआ है, mgh. तो mgh के लिए यहाँ पे देखेंगे mgh इज इक्वल टू m यानी मास, तो मास का कितना हो जाएगा kg, यानी कि होगा m1. फिर g यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है L1 t-2. और h यानी कि हाइट, तो मेजर तो किस में होगा, लेंथ में, यानी कि L1. चलो सॉल्व करो, m1 L1 और L1 यानी कि L2 और ये t-2. तो अगेन हमें क्या मिला 12-2. चलो इसको लिख दे इक्वेशन नंबर 2. तो 1 और 2 दोनों आपको कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं. तो आप क्या लिख सकते हो, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 we can say that above इक्वेशन क्या था, तो कि above इक्वेशन 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh इज डायमेंशनली करेक्ट. ओके, तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल 2.15 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2.17. कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम having a bob attached to a string
दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हमें क्या करना है, एक सिंपल पेंडुलम कंसिडर करना है जिसके बॉब को हमने स्ट्रिंग यानी कि डोरी से बांधा हुआ है और जो फोर्स ऑफ द ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट होता है कि नहीं। हाँ, सपोज दैट पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, मास ऑफ द बॉब m एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो ऐसे ऑसिलेट होगा, ठीक है, तो ऑसिलेट के लिए पीरियोडिक टाइम तो देखना पड़ेगा। तो वो पीरियोडिक टाइम सिंपल पेंडुलम की लेंथ के ऊपर, उसके मास के ऊपर और उसके ऊपर जो ग्रेविटी लग रही है उसके एक्सेलरेशन यानी कि g के ऊपर डिपेंड है। तो शॉर्ट में अगर हम कहें तो पीरियोडिक टाइम t l g और m के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, डिराइव द इक्वेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ द डायमेंशन। तो आपको करना क्या है, तो कि डायमेंशन मेथड का यूज करके आपको उसका इक्वेशन डिराइव करना है, उसका यानी कि पीरियोडिक टाइम t का इक्वेशन डिराइव करना है। ओके, अब जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि पीरियोडिक टाइम t वो लेंथ, ग्रेविटेशनल g और m के ऊपर डिपेंड है, तो हम लिख सकते हैं t इज प्रोपोर्शनल टू l रेज टू a, g रेज टू b एंड m रेज टू c, यानी कि l, g और m के ऊपर डिपेंडेंट है, वेयर a b c सबसेस टू z। ठीक है, अब एल प्रोपोर्शनल, टी प्रोपोर्शनल, एल रेज टू ए, जी रेज टू बी और एम रेज टू सी तो है। अब हमको पता है कि जो प्रोपोर्शनल होता है उससे हम लोग निकाल के हमेशा क्या करते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट करते। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, टी इक्वल टू कांस्टेंट में लेंगे के और बाकी सब एज इट इज एल रेज टू ए, जी रेज टू बी एंड एम रेज टू सी। ठीक है, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 और लिखेंगे कि हियर के क्या है, तो कि हियर के इज डायमेंशनलेस, के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, लेकिन कैसा है, डायमेंशनलेस, तो उसका डायमेंशन देखने का नहीं होगा। अब उसके बाद में तो कि ये तो डायमेंशनलेस हो गया, तो अब हम ये दोनों साइड के डायमेंशन लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ कंसाइडरिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड वी हैव। हमारे पास में जो दोनों साइड है उन दोनों के हम क्या करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। चलो, पीरियोडिक टाइम t है, पीरियोडिक टाइम t के लिए मास आ रहा है नहीं, लेंथ है नहीं, टाइम है t1, तो इसका डायमेंशन हो गया m0 l0 t1। अब यहाँ पे k तो डायमेंशन लेस है, l का क्या हो जाएगा, l1 रेज टू लिखेंगे a, g का क्या होता है तो कि l1 t-2 रेज टू b और m यानी कि मास तो हो जाएगा m1 रेज टू c। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, l रेज टू a मल्टीप्लाई l रेज टू b, फिर और यहाँ पे -2b है तो यहाँ पे क्या करेंगे, l रेज टू -2b, सॉरी l नहीं है t है, t रेज टू -2b और मल्टीप्लाई में है m रेज टू c। ओके, अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको एल रेज टू ए भी है, एल रेज टू बी भी है, तो दोनों का बेस अगर सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो ऊपर वालों का क्या होगा, सम। तो एल रेज टू ए प्लस बी लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह पे हमने लिखा एल रेज टू ए प्लस बी, मल्टीप्लाई में m रेज टू सी और मल्टीप्लाई में t रेज टू -2b। अब इसे हम ऑर्डर में कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे m0 l0 t1, ये तो है ही। ठीक है, इस ऑर्डर में m l t के ऑर्डर में रखेंगे, तो m रेज टू सी, l रेज टू a प्लस बी एंड t रेज टू -2b। ठीक है, ओके, अब इसे हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2, इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसकी दोनों साइड हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, लेकिन उसके पावर को क्या करना है, उसके पावर को कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग पावर ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है, अब कंपेयर करो उसके पहले वापस से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, T इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ग्रेविटेशनल G एंड मास। तो हम लिखेंगे T प्रोपोर्शनल L रेज टू A, G रेज टू B एंड M रेज टू C। प्रोपोर्शनल के साइन हटा के हम ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट लगाते, तो कांस्टेंट पे हमने क्या लिया है K, तो हियर K इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो उसका डायमेंशन देखना नहीं होगा। अब दोनों साइड के हम डायमेंशन लिखेंगे तो T का होगा m0 l0 t1
एल का क्या होगा, L1 तो है। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है L1T-2, तो लिखो L1T-2 और m यानी कि मास का होगा M1 अब a बन जा a तो L उसी तरह से L, इसका क्या होगा T-2 और इसका होगा M। अब यहाँ पे देखना है एल के आपके पास में 2 है तो बीच में मल्टीप्लाई हो और अगर बेस सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस, तो हम लिखेंगे LA+B फिर MC और T-2B। अब ये जो डिसऑर्डर में है उसे हम अच्छे से ऑर्डर में रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा MC, LA+B एंड T-2B। अब इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। इनकी दोनों साइड के पावर को अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, m का c है और यहाँ पे 0 है। सो हम यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू 0। अब a+b इज इक्वल टू यहाँ पे तो क्या है 0, तो कि a+b इज इक्वल टू 0 एंड T-2 और यहाँ पे T-1 है तो यहाँ पे लिखेंगे -2b इज इक्वल टू 1। अब ये जो माइनस बी के साथ में -2 है वो इक्वल टू किस तरह जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू -1/2। तो ये b की वैल्यू अब आपको क्या करनी है, c की तो हमें मिली गई है इक्वल टू 0, b की भी मिल गई। अब ये b की वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है। सो वी हैव, हमारे पास में क्या है, तो कि a+b इज इक्वल टू 0 है। a पता नहीं है, b की जगह पे हम क्या लगाएंगे -1/2 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस a-1/2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो -1/2 है वो इधर जाएगा इक्वल टू के, तो कैसा हो जाएगा प्लस, तो a इज इक्वल टू 1/2। तो अब आपको a, b और c तीनों की वैल्यू मिल गई है। तो पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इनटू इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, तो कि t इज इक्वल टू, याद कर लेंगे, t इज इक्वल टू k L-A, G-B एंड M-C था। ठीक है, तो इसकी जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, तो कि t इज इक्वल टू k तो कुछ नहीं था कांस्टेंट, तो उसे नेग्लिजिबल करेंगे। L-A की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/2, फिर G-B तो b की जगह क्या लिखेंगे G-B, b का कितना है -1/2 और M-C तो c का कितना आंसर है 0। अब आपको पता है किसी का भी रेस टू 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। चलो, तो t इज इक्वल टू L-1/2। अब ये जो g -1/2 है अगर उसको मैं नीचे डिवाइड में लिख दूं तो कैसा हो जाएगा प्लस। कोई भी चीज को अगर नीचे डिवाइड में होता है तो अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो वो कैसा हो जाता, अगर कोई चीज नीचे डिवाइड में माइनस हो ऊपर ले जाते तो प्लस हो जाता था, और अगर प्लस हो तो ऊपर ले देते तो माइनस हो जाता था। मतलब नीचे से अगर हम ऊपर जाते हैं डिनोमीटर में से न्यूमीटर में जाते थे तो साइन चेंज होती थी। ओके, तो उसी तरह से ये न्यूमीटर में डिनोमीटर में डालेंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये भी बन जाएगा 1/2। ओके, और M-0 का तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे Q1, तो क्या M-0 इज इक्वल टू 1 है, कोई की भी 0 होगा तो उसका आंसर होगा 1। अब L-1/2 G-1/2 दोनों का 1/2 है, तो दोनों की जगह पे मैं यहाँ पे K लिखना तो रह गया, तो दोनों की जगह पे अगर मैं एक ही बार 1/2 लिख दूँ तो कि T इज इक्वल टू K L/G-1/2। ठीक है, दोनों का 1/2 है। अब 1/2 की जगह पे हम क्या लिखते हैं, तो कि 1/2 की जगह पे हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं, तो अंडर रूट L/G। नाउ पुट K इज इक्वल टू 2π। ठीक है, अब आपको क्या करना है, k इज इक्वल टू क्या करना है 2π करना है। तो k कहाँ से आया था, कि ये k की वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंट में से मिली है। जब आप पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करोगे तब आप k इज इक्वल टू 2π लोगे। पुट k इज इक्वल टू 2π, सो वी गेट, तो आपको अब इक्वेशन कैसा मिलेगा, t इज इक्वल टू k की जगह पे क्या रखेंगे 2π अंडर रूट में L/G। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन है पीरियोडिक टाइम का, जो कि हमने किस पे से गेन किया, तो कि डायमेंशन फॉर्मूला पे से। ठीक है, तो हम यहाँ से वापस देखेंगे कंपेयरिंग पावर से। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। कंपेयर पावर तीन MLT के पावर को कंपेयर करना है, तो M-0 M-C, तो C इज इक्वल टू 0। उसी तरह से A+B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और -2B इज इक्वल टू होगा 1। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे -2B इज इक्वल टू 1। अब ये जो -2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में B इज इक्वल टू -1/2।
अब ये -1/2 है, उसे हम a प्लस बी इज इक्वल टू 0 में डाल देंगे, यानी कि पुट करेंगे। तो a प्लस एज इट इज b की जगह पे -1/2 इज इक्वल टू 0। अब प्लस माइनस 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 इक्वल टू उस तरह जाएगा तो प्लस, तो a की वैल्यू भी आपको मिल गई 1/2। ए बी सी तीनों की वैल्यू हमें मिल गई, तो बस इसको क्या रखो, इक्वेशन नंबर 1 में रखो। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, तो कि ये है t इज इक्वल टू के एल रेज टू ए जी रेज टू बी एम रेज टू सी। ठीक है, अब t इज इक्वल टू के तक तो सेम रखना है, एल रेज टू ए की जगह पे रखेंगे ए की वैल्यू 1/2, जी रेज टू बी की जगह पे रखेंगे बी की वैल्यू -1/2 और सी की जगह पे रखेंगे 0, सी की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब ये जो जी रेज टू -1/2 है उसको मैं डिनोमीटर में लिखूंगी तो वो प्लस हो जाएगा, तो कुछ आपको इस तरह से मिलेगा। और ये 1 क्यों है, तो किसी के भी रेज टू 0 हो तो वो 1 होता है। अब दोनों के रेज टू 1/2 है तो मैं दोनों की जगह एक बार लिख सकती हूँ, तो क्या हाँ, और 1/2 को हम किस में लिख सकते हैं, रूट में भी लिख सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला मिला t इज इक्वल टू के अंडर रूट में l/g। अब k की वैल्यू क्या करना है, तो k की वैल्यू 2π है, जो कि हमें एक्सपेरिमेंट में से मिलती है। तो k इज इक्वल टू 2π रखेंगे तो हमें फॉर्मूला मिलेगा t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट में l/g। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। ओके, थैंक यू।